नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान माला हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के अंतर्गत हम संप्रेक्षण के प्रकार के विषय में बातचीत करेंगे। संप्रेक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अमौखिक संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण। मौखिक संप्रेक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं और मौखिक संप्रेक्षण के दोष क्या हैं, इन शीर्षकों पर हम चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। संप्रेक्षण एक कला है। व्यक्ति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए अथवा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने के लिए संप्रेक्षण का प्रयोग करता है। स्पष्ट बोलना, अपनी बात को संक्षिप्त रखते हुए प्रभावी रूप में अपने मनोभावों को संप्रेक्षित करना संप्रेक्षण के लिए अति आवश्यक है। वाक्यों को बहुत अधिक जटिल बनाकर पेश करना, अस्पष्ट या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना जिससे ग्रहिता को कोश का सहारा लेना पड़े, अनुचित है। इसके साथ ही अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब प्रेक्षक एकाधिक उदाहरणों को लगातार देता चला जाता है, तब भी संप्रेक्षण ठीक तरीके से प्रभावी रूप में ग्रहिता तक नहीं पहुंच पाता। ग्रहिता के मन में एक संदेह उपस्थित हो जाता है और वह उस कार्य को सही प्रकार से कर नहीं पाता और फिर प्रतिपुष्टि भी ठीक से नहीं हो पाती है। संप्रेक्षण के प्रकारों में अगर हम देखें तो अमौखिक संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण, अशाब्दिक संप्रेक्षण, शाब्दिक संप्रेक्षण और लिखित संप्रेक्षण प्रमुख रूप से आते हैं। एक चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो संप्रेक्षण दो प्रकार के हैं, शाब्दिक संप्रेक्षण और अशाब्दिक संप्रेक्षण। शाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत पुनः दो तरीके से संप्रेक्षण स्थापित किया जा सकता है, एक मौखिक रूप में और एक लिखित रूप में। अशाब्दिक संप्रेक्षण में हम वाणी द्वारा, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के द्वारा, संकेतों के माध्यम से, आँखों की भाषा के माध्यम से, मुखाकृति के माध्यम से या स्पर्श करके अपनी बात को कह सकते हैं। जब हम संप्रेक्षण के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का सहारा लेते हैं, बिंबों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं या विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रयोग करके अपनी बात को ग्रहिता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वहां अमौखिक संप्रेक्षण स्थापित होता है। चिन्ह का प्रयोग दैनिक जीवन में चित्रों के माध्यम से या रेखा चित्रों के माध्यम से किया जाता है। प्रतीक वह विधि है जिसमें कल्पनाशीलता का भाव होता है। मौखिक संप्रेक्षण सामान्य रूप से दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाली क्रिया है, जिसमें प्रथम व्यक्ति अपने मनोभावों को बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और उसे सुनकर ग्रहिता के मन में जो भाव, जो संकेत, जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं
वो उसका प्रति उत्तर उसी रूप में देता है। मौखिक संप्रेषण में मानव स्वतंत्रियों का उपयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण बौद्धिक आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें बोले गए शब्द अधीनस्थ व्यक्ति जनमानस को किसी कार्य, उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। या कई बार हम मौखिक संप्रेषण में अपने सुख दुख की बात भी दूसरे व्यक्ति को साझा करते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, अपने द्वारा कोई पुस्तक अगर हमने पढ़ी है, कोई ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी हम मौखिक संप्रेषण के माध्यम से ग्रहिता तक पहुंचाते हैं। कार्य पूरा ना करने पर मौखिक संप्रेषण द्वारा हम कुछ सेकंड में ही ग्रहिता को चेतावनी भी दे सकते हैं, जिससे वो उन कठिनाइयों को दूर कर या प्रेक्षक के साथ संवाद स्थापित करके उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। मौखिक संप्रेषण में कथन स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रेक्षक को अपने संदेश संक्षिप्त रखने चाहिए, पर यहाँ संक्षिप्तता का अर्थ अपूर्णता नहीं है, क्योंकि यदि हम अपूर्ण संकेतों के माध्यम से अपना संदेश ग्रहिता तक प्रेषित करेंगे तो ग्रहिता द्वंद्व की स्थिति में आ जाएगा। बहुत ज्यादा संवाद करने से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः मौखिक संप्रेषण में स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता के साथ साथ पूर्णता का गुण होना भी अति आवश्यक है। उच्चारण। मौखिक संप्रेषण में उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी शब्द को ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाएंगे तो हमारा संदेश आधे अधूरे रूप में ग्रहिता तक पहुंचेगा। उच्चारण में भाषा का आरोह और अवरोह, स्पष्ट ध्वनि के साथ शब्दों का बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। संप्रेषण का शब्द भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। यदि उसके पास ज्ञान की कमी है, सीमित शब्द हैं, तो वो उन्हीं सीमित शब्दों के माध्यम से अपने संदेश को संप्रेषित करेगा और सही शब्दों का प्रयोग या चयन हम कह सकते हैं ना करने के कारण एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक भ्रम पूर्ण वातावरण उपस्थित हो जाएगा और ग्रहिता को जो संदेश, जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो अपूर्ण हो जाएंगे। समय, स्थान के अनुरूप बोलने का स्वर और बोलने की शैली भी निर्धारित होती है। संदेश ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क और हृदय को प्रिय लगे, उसे प्रभावित करे और वो तुरंत समझ जाए कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। संप्रेषक अपने बोलने के स्वर और शैली से ही अपने विचारों में
भावों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। प्रेक्षक या जिसे हम संप्रेक्षक भी कह सकते हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि वो अपनी बात में, अपने संदेश में या जो कुछ भी वो विचार ग्रहिता तक संप्रेषित करना चाह रहा है, उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, वो दृढ़ नहीं होगा या स्वयं वो द्वंद्व की स्थिति में होगा, तो ग्रहिता तक वो अपने भावों को उसी रूप में संप्रेषित नहीं कर पाएगा जिस रूप में उसका संप्रेषण होना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान होना भी प्रेक्षक के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही बोलते समय उसे तार्किक होना चाहिए, एक पूर्वापर क्रम का उसे अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पहले एक वाक्य बोले, तद उपरांत वो 10वें वाक्य पे आ जाए और फिर द्वितीय वाक्य से अपनी बात को प्रारंभ करे। इस प्रकार की विशृंखलता, इस प्रकार की क्रमहीनता विचारों को बिखरा देती है और ग्रहिता संदेश को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता। अतः प्रेक्षक द्वारा भेजे गए विचार भाव के मध्य सुसंगति का होना आवश्यक है। विचार करते समय, विचारों को संप्रेषित करते समय उनके बीच की क्रमबद्धता, उनके बीच की श्रृंखला को टूटना नहीं चाहिए। ग्रहिता को ध्यानपूर्वक सुनने के उपरांत भी ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए कि उससे कुछ छूट गया है, वो पूरी बात को समझ नहीं पाया है, क्योंकि क्रमबद्ध रूप में प्रेक्षित किया गया संदेश ही उसे इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वह दिए गए कार्य को सुरुचिपूर्ण और ठीक तरीके से पूर्णता के साथ उसे पूर्ण कर सके। मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं? मौखिक संप्रेषण क्यों जरूरी है? क्योंकि वक्ता श्रोता से तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसने कोई संदेश दिया, ग्रहिता ने संदेश को प्राप्त किया, प्रेक्षक उससे पूछ सकता है कि तुमने उस भाव को, उस विचार को ठीक प्रकार से समझा या नहीं समझा। अगर ग्रहिता के मन में कोई संदेह हो, कोई शंका हो या कोई दुविधा हो, तो वो मौखिक संप्रेषण के समय तुरंत ही अपनी प्रतिपुष्टि देकर अपने संदेह को समाप्त कर सकता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि ग्रहिता अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहता है। ऐसे में भी मौखिक संप्रेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण दो लोगों के आमने सामने बैठने से संभावित होता है। इसलिए प्रेक्षक बोलता है, ग्रहिता उसे ग्रहण करता है, उसी मध्य उनके बीच में विचारों के आदान प्रदान के साथ ही यदि ग्रहिता अपनी ओर से कोई विचार रखना चाहे, कोई संदेश रखना चाहे, कोई समस्या रखना चाहे, तो उसका समाधान भी तुरंत संभव हो जाता है।
यदि वक्ता को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा भेजा गया संदेश ठीक तरीके से ग्रहिता के पास नहीं पहुंच पाया, तो वो तुरंत समाधान निकालकर उस संदेश को पुनः संप्रेषित कर सकता है। वक्ता अपने संदेश के संबंध में यदि दुविधा की स्थिति हो, भ्रम की स्थिति हो, इसका निवारण भी मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया के समय तुरंत स्पष्ट कर सकता है। वक्ता संप्रेषित किए जा रहे अपने मनोभावों को प्रभावित करने के लिए शब्द और तर्क बदलकर प्राप्तकर्ता के मनोभावों, उसके विचारों, उसकी भावनाओं, उसके मतों और उसके विश्वासों में भी बदलाव ला सकता है। और ये सब काम अल्प समय में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग आमने सामने ही उपस्थित हैं। यदि ग्रहिता किसी बात से सहमत नहीं है, तो संप्रेषक अपने तर्कों के माध्यम से उसे अपनी बात पर सहमति तक लेकर आ सकता है। मौखिक संदेश आमने सामने बैठकर, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारित किए जा सकते हैं। त्वरित कार्यवाही, निर्णय लेने की क्षमता मौखिक संप्रेषण के लिए एक अच्छा माध्यम बन जाता है। क्योंकि जब हमें किसी भी कार्य को कुछ समय विशेष के अंदर ही घटित करना हो, या हमें किसी कार्य विशेष पर जल्दी निर्णय लेना हो, वहाँ मौखिक संप्रेषण एक सही, उपयोगी और अच्छा माध्यम है। मौखिक संप्रेषण लिखित संप्रेषण की तुलना में सस्ता माध्यम है। इसमें बड़े समूह के साथ एक साथ बैठकर मीटिंग की जा सकती है, सेमिनार किए जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, संवाद स्थापित किया जा सकता है और उसी समय ही क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दोनों स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कार्य को करने की, निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं, तो उसके साथ ही मौखिक संप्रेषण के कुछ दोष भी हैं। मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता। अतः कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या न्यायालयीन प्रकरण में इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कराई जा सकती। कोई भी व्यक्ति मौखिक संप्रेषण से मुकर सकता है। वो कह सकता है कि मैंने ये बात कही ही नहीं, क्योंकि ना तो इसका कोई लिखित रूप में हमारे पास साक्ष्य होता है और ना ही इसकी कोई रिकॉर्डिंग की जा सकती है। यदि वक्ता बोलने में कुशल ना हो, उसके पास शब्द सीमित हों, वो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखने में समर्थ ना हो, तो जिस प्रभाव की अपेक्षा की जाती है वह प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति के पास सामग्री तो बहुत है, वो ज्ञानी तो बहुत है, पर वो अपनी बात को सही ढंग से कुशलता पूर्वक
समझा नहीं पा रहा है। ऐसे में संप्रेषण की प्रक्रिया यदि मौखिक होगी तो उसका प्रभाव उतना प्रभावशाली ढंग से ग्रहिता पर नहीं पड़ेगा। कार्यालय की दृष्टि से भी मौखिक संप्रेषण उचित संप्रेषण नहीं माना जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि श्रोता पूरा मन लगाकर या ध्यान पूर्वक वक्ता की बात नहीं सुन रहा और उच्च अधिकारी ने मौखिक रूप से अपने निर्देश अपने अधीनस्थ व्यक्ति को दिए हैं। ऐसे में संभावना अधिक हो जाती है कि संदेश पूरी तरह से ना सुनने के कारण ग्रहिता उचित ढंग से कार्य ना कर सके। कई बार श्रोता जब बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाता या संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ को समझने में सक्षम नहीं रह पाता, उस समय भी मौखिक संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने की संभावना यहाँ अधिक रहती है। बोलते समय तुतलाना, हकलाना, नकियाना या शब्दों को चबा चबा कर बोलना या शब्दों के मध्य उचित, जिसे हम कहते हैं कि एक शब्द और दूसरे शब्द के मध्य में कुछ सेकंड का फर्क होना जरूरी है, जिससे ग्रहिता के पास शब्द आसानी से पहुंच सकें। यदि ऐसा नहीं होता, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कई लोग बहुत धीरे बोलते हैं, ऐसे में भी मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति के दोष के और भी कई कारण हैं, जैसे शारीरिक विकार, भय और आतंक का वातावरण, या हम जिसे कहें कि मानसिक रूप से व्यक्ति उस कार्य को करने में समर्थ ना हो। मौखिक अभिव्यक्ति का सीधा संबंध हमारी वागेंद्रियों से या उच्चारण अवयवों से होता है। ऐसे में अगर हमारी भारी आवाज है, या हम नाक से बोलते हैं, या हम ठीक से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वहाँ मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। कई बार चाहे घर हो, विद्यालय हो, कार्यालय हो, हम एक भय या आतंक के वातावरण में जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने उच्चाधिकारी से अपने मनोभावों को साझा करेंगे, अपना कोई निर्णय उन्हें बताएंगे या हम अपना सुझाव ही उन्हें देना चाहेंगे, तो वो क्रोधित हो जाएंगे, वो हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में भी मौखिक रूप से व्यक्ति हकला कर बोलने लगता है, या हड़बड़ाहट में वो उन शब्दों का चयन ही नहीं कर पाता जो संदर्भ के अनुसार चयनित किए जाने चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां अभिभावक अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, वहाँ बच्चे एक डर के वातावरण में रहते हैं। ऐसे बच्चे हकलाने लगते हैं। ऐसे बच्चे अपने मनोभावों को सही ढंग से दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर पाते।
अत्यधिक डांटना, फटकारना या किसी के भी काम में निरंतर बिना बात के कमियां ही निकालते चले जाना उस व्यक्ति विशेष में आत्मविश्वास की कमी को जागृत कर देता है। ऐसे में उस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। उसमें इतना आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि वो सही रूप से शब्द चयन करके अपनी बात को ग्रहिता तक संप्रेषित कर ही नहीं पाता। और जब प्रेक्षक और ग्रहिता के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब तक वो एक दूसरे की बात को समझेंगे ही नहीं, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती है। अपने अगले वक्तव्य में हम मानसिक अवरुद्धता के साथ साथ इस बात को पर भी विचार करेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्ष कौन कौन से हैं। इसके साथ ही अशाब्दिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।